सभी को मेरा जय भीम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है साउंड, ध्वनि। ध्वनि होता क्या है, कोई बताएगा? पीछे बताओ बताओ। अच्छा, सुनने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं और देखने के लिए क्या यूज करते हैं? सुनने के लिए कान, हाँ, देखने के लिए। अच्छा चलो ठीक है। पर देखने के लिए हम लोगों को लाइट की आवश्यकता होती है, सुनने के लिए ध्वनि की आवश्यकता होती है। वास्तविकता यही है। अच्छा, हम लोग सुनने के लिए अपने बॉडी के किस अंग का प्रयोग करते हैं? कान का। कान का ही करते हो कि और कोई अंग का? तो ठीक, सबको समझ में आया ध्वनि क्या होती है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ध्वनि का उत्पादन, पहले पढ़ेंगे यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? ध्वनि का संचरण। फिर पढ़ेंगे ध्वनि का परावर्तन। फिर पढ़ेंगे श्रव्यता का परिसर। फिर पढ़ेंगे पराध्वनि के अनुप्रयोग। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मानव कर्ण की संरचना। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। फिर यहीं से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। शुरू नहीं, खत्म हो जाएगा। समझ गए? शुरू तो यहां से हो रहा, साउंड से। अच्छा, साउंड की परिभाषा कोई तुमसे पूछता है तो क्या बताओगे? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। ध्वनि क्या है? साउंड क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। साउंड इज अ एनर्जी। ठीक है, तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और वह तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। जैसे कि स्कूल की घंटी सभी लोगों ने सुनी होगी। घंटी की आवाज सुनी हो? पक्का सुनते हो सभी लोग, क्योंकि लंच की बेल को सुनने के लिए सभी लोग जोरों से इंतजार करते रहते हैं। जल्दी लंच की बेल लगे, तुरंत खाना खाएं, हैं, या तो फिर छुट्टी हो जाए, घर निकलने तुरंत। करते हो इंतजार या नहीं करते हो? तो वही, वो जब घंटा बजता है तब देखा होगा कि देर तक प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि जो होती है वो देर तक उच्चारित होती रहती। कंपन जो आता है ध्वनि का, धीरे धीरे, ऐसा नहीं टन, देर तक आती रहती आवाज। सुना होगा कभी। अच्छा, कोई चीज ऐसी है जब हम, पता है, जैसे कि जूते वगैरह झाड़ते हो, तब जूते भी नहीं, धूल निकलती है एकदम, जूते ऐसा लगता है कि झन्ना रहे हैं, झन्नाते हैं, तो वहां से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया में। जैसे कि रबड़ ले लो, रबड़ है, उसको हम किसी चीज पर ऐसे अगर मारें, टेबल पे ही मारें, तो रबड़ देर तक कंपन करती है, तो वहां से ही कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि का उत्पादन। ध्वनि का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हेडिंग डालो सभी लोग। ध्वनि उत्पादन की शुरुआत किसी कंपनशील वस्तु, ध्वनि उत्पादन की शुरुआत किसी कंपनशील वस्तु से कर सकते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु कंपन कर रही हो तो वहां से क्या होगा? साउंड भी आएगी, तरंग भी आएगी, तो वहां से ध्वनि उत्पादन होती है, यानी कि वहां से ध्वनि बनना स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग यहाँ पर। जैसे कि हम लोगों के कोई डंडा ही मारता है, ठीक है, मान लो, तो देर तक क्यों दर्द होता है? कहां से भी साउंड आती है, वहां से भी कंपन होते हैं, वाइब्रेट होता है। तो कोई तमाचा भी मारे अगर किसी के, तो उसका हाथ भी दर्द करने लगता है और उसका मुंह भी दर्द करने लगता है। समझ गए? तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे स्वर रज्जू। स्वर रज्जू, बैंड देखें सभी ने?
शादी बारात में बजाते हो क्या? बैंड ऐसे होता है इस आकार का, जो इसके इस वाले हिस्से पे मारते हैं ना, तो अगर उसके पास जाके देखो तो ये बहुत देर तक ऐसा वाइब्रेट होता रहता है, झन्नाता रहता है, बहुत देर तक होता रहता है। ये वाले हिस्से जो होते हैं ड्रम के पुल जो होते हैं, बहुत देर तक वाइब्रेट होते रहते हैं, एकदम झन ऐसी आवाज आती है। तो लिखेंगे ड्रम का शीर्ष, क्या हो गया? हाँ, स्प्रिंग भी होती है। शीर्ष या छेड़ा गया तार, या छेड़ा गया तार, जो कि तीव्र गति से, जो कि तीव्र गति से आगे पीछे हिलती है, आगे पीछे हिलते हैं। अब जैसे स्प्रिंग वाला तुम बता रहे हो, ठीक है, स्प्रिंग को जब कोई खींचता है, स्प्रिंग इसी आकार की होती है, ऐसे होती है, इसी आकार की, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, पर ऐसे होती है, सारे हिस्से इसके बराबर रहते हैं। जब स्प्रिंग को खींचो एकदम से ऐसे करके, जब छोड़ो एकदम वाइब्रेट होती रहती, बहुत देर तक होती है, झन। और यहाँ पर हाथ लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा पूरा। और अगर पास जाके देखोगे, एकदम पास जाके, तो वहां पर तुम्हें ऐसे एकदम से लगेगा कि ऐसा लगेगा कि ये कर ही नहीं रही है कंपन, पर पास जाके देखोगे वहां कंपन हो रहे होते हैं। हर वस्तु में होता है कंपन। जैसे दीवार बनी हुई है, ठीक है, दीवार के अणुओं में भी कंपन हो ही रहा है, सब में कंपन होता है। हम लोगों की बॉडी के अंदर भी कंपन हो रहा है, बोले हैं यहाँ से भी कंपन हो रहे हैं। नहीं मानते तो गले में हाथ लगा के देखो, वाइब्रेटिंग होता है। इससे दाब तरंगे उत्पन्न होती हैं, दाब तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो किसी माध्यम का मतलब ठोस, द्रव, गैस, ठीक, ठोस, द्रव, गैस में कंपन के रूप में यात्रा करते हैं, में कंपन के रूप में यात्रा करते हैं, बस। ध्वनि का उत्पादन ऐसे ही होता है, किसी भी भाग से, किसी भी पदार्थ के भाग से ऐसे उत्पादन होगा। प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होगा? ध्वनि उत्पादन की शुरुआत किसी कंपनशील वस्तु से कर सकते हैं, यानी कि जो वस्तु कंपन कर रही है उससे क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ साउंड होगा, ठीक है, उचित मात्रा में होगा। एग्जाम्पल है जैसे कि स्वर रज्जु, ठीक, जहां से हम लोग बोलते हैं, इसे कहते हैं वोकल पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? वोकल पॉइंट। हिंदी में कहते हैं वाक रज्जु, हिंदी में क्या कहते हैं? वाक रज्जु, ठीक। ड्रम का शीर्ष या छेड़ा गया तार, जब कोई तार लगा होता है, ठीक, हम लोग जाते हैं बड़े मजे में उसको ऐसे एकदम से ऐसे करके थोड़ा नीचे करके फिर छोड़ देते हैं, फिर वो एकदम से ऐसा लगता है वाइब्रेट हो रहा है। बहुत पास में जाके देखोगे बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रहा होता है तार, और दूर से जाके देखोगे पता नहीं चलेगा कुछ भी, और पास से जाके देखोगे पूरा पता चलेगा, पूरा दिखेगा भी, जो कि तीव्र गति से आगे पीछे हिलते हैं। इससे दाब तरंगे उत्पन्न होती है, जो किसी माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस में कंपन के रूप में यात्रा करते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग तरंग क्या होती है। व्हाट इज वेव? तरंग क्या होती है? वेव बताएगा कोई? तरंग क्या होती? पता है?
नहीं पता? किसी आदर्श पता है? दिव्य नहीं पता? सचिन संध्या पता है? प्रियांशी नहीं पता। चलो, किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ ठीक है। अरे विक्षोभ लिखा, विक्षोभ को ही तरंग कहते हैं। तरंग कहते हैं। इनके टाइप्स भी होते हैं, तरंगों के टाइप्स ऑफ वेव्स देखेंगे भैया। यानी कि तरंगों के प्रकार समझ जाना। तरंगों के प्रकार, पहली क्या है? यांत्रिक तरंग। दूसरी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। यहां लिखेंगे दीज आर टू टाइप्स। दीज आर टू टाइप्स। पहला है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंगे, इसे कहते हैं मैकेनिकल वेव्स इंग्लिश में। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इतना नोट कर लो सभी लोग। इतना समझ में आया सबको? हो गया। पहला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव में तरंगों के प्रकार। दीज आर टू टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। पहला है यांत्रिक तरंगे, दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे यांत्रिक तरंगे। रफ करें। तो बताएगा आपको ये ध्वनि क्या होता है? साउंड की डेफिनेशन कोई बताएगा? पीछे खड़े हो दिव्य, बताओ। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा तभी उत्पन्न होती है जब कंपन होता है। ठीक, बैठ जाओ। आदर्श खड़े हो। साउंड की डेफिनेशन बताओ। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और वह तभी उत्पन्न होती है जब वायु में कंपन होता है। वायु में नहीं कंपन होता है, पदार्थ में कंपन होता है। हाँ, बैठ जाओ। यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स।
रणवीर समझ में आ रहा है? रणवीर समझ में आ रहा है? तो ठीक। वे तरंगे जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी माध्यम यानी माध्यम का मतलब क्या होगा? अरे ठोस द्रव गैस, ये क्या लिखा हुआ है? अभी बताया था माध्यम। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है, तो वे तरंगे क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी बताओ? यांत्रिक तरंगे कहलाएंगी। ठीक है, वे तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहली है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरी है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगे। ट्रांस ट्रांसफर वेव्स, इन्हें बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब इसमें पहली हेडिंग डालेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे क्या होंगी? वे तरंगे जिनके चलने के लिए किसी माध्यम जैसे कि ठोस द्रव की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेयर में लिखो, जिस तरंग में माध्यम के कण संचरण की दिशा में तरंग संचरण की दिशा में दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे
कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसमें, सितार, गिटार, सितार, गिटार, वायलिन में उत्पन्न तरंगे, वायलिन में उत्पन्न तरंगे। और एक लिख लो, जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे आदि। देखो अनुप्रस्थ तरंगे होती क्या है? जिस तरंग में माध्यम कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उन तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? सितार, गिटार, वायलिन में उत्पन्न तरंगे। और एक हम लोगों ने देखा भी होगा और पानी में फेंका भी होगा, पत्थर को फेंका है सबने, सबने फेंका होगा। जब फेंकते हो ऐसे पत्थर को तब देखा होगा कि लंबवत तरंगे ऐसे ऐसे करके दूर दूर तक जाती रहती हैं। तो वही होता है जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे आदि। समझ गए? इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ये नीचे वाला रफ कर दें अब। कौन बताया ये कौन सा एक्सिस होता है? यानी कि अक्ष कौन सा होता है? ये 9th वाले बताओ भैया, कौन सा होता है अक्ष? हाँ ठीक, सही है, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक, ये वाई एक्सिस। अच्छा, इधर प्लस में होगा या माइनस में? इधर, इधर, इधर। ठीक, लगभग सबको पता है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होगा एक्स एक्सिस। ये होता है सरंग, इसे बोलेंगे सरंग। जो ऊपर जाएगी तरंग उसे क्या बोलेंगे? सरंग। ठीक है, जो नीचे जाएगी उसे गड्ढक क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में? गर्त, उसे गर्त बोलेंगे। ठीक, जो ऊपर जाएगी उसे सरंग, जो नीचे आएगी उसे गर्त बोलेंगे। ठीक, तो इसी रूप में चलती है तरंगे। समझ गए? ये होगा सरंग। और यहाँ पर लिख लो, ये तरंग संचरण की दिशा है। ये क्या है? तरंग संचरण की दिशा है। अगला हम लोग देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। ये समझ में आया सबको? अनुदैर्ध्य तरंगे, इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, समझ जाना। जिस क्या हो गया? हाँ, चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाओ, बिल्कुल बनाओ,
पेपर में ऐसे लिख के आओगे तुम्हें नंबर अच्छे मिलेंगे, और क्या लगेगा कि हाँ तुम पढ़े लिखे हो। ऐसे लिख के आ जाओगे, पढ़े लिखे नहीं लगोगे, होशियार नहीं लगोगे। देखो, जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उस तरंग को ही अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य तरंग। कहा जाता है। समझ में आया? इसका डायग्राम बनाओ भैया। क्या हो गया? जिस तरंग में माध्यम कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उस तरंग को ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यानी कि जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, वायलिन जो होता है जैसे कि एक वाद्य यंत्र होता है इस आकार का, ठीक है, रबड़ का टुकड़ा इसे गुटका इसे टाइप में होता है। इसको जब किसी भी वस्तु में मारोगे तो ये वही कंपन करेगा। बस यही एग्जाम्पल में आ जाएगा सब। समझ गया? चलो, चित्र से ही समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये। तो ये क्या है? तरंगे। ये संपीड़न। जो पास पास में तरंगे होंगी वो क्या होंगी? संपीड़न। और जो दूर दूर होंगे, जब कंपन धीमे हो जाते हैं तब क्या होगा? विरलन होने लगता है। उसे क्या कहते हैं? विरलन। उसे कहते हैं विरलन। ये होगा संपीड़न जब तेजी से कंपन हो रहे होते हैं। जब बहुत तेजी से कंपन, जब जैसे कि तुमने मारा ठीक किसी को, तब उसके दर्द कितना होगा? बहुत तेज होगा ना? तेज होगा। जब तेज होगा तब क्या होगा? संपीड़न। और जब धीरे दर्द होने लगे तो क्या हो जाएगा? विरलन हो जाएगा। ऐसे कि जब कोई भी पदार्थ को मारते हैं, रबड़ ही मारी जैसे, ठीक है, जब स्प्रिंग को खींचा तुमने तो क्या हुआ? उसके कंपन जो है वो बहुत तेजी से होने लगते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? संपीड़न। और जब धीमे धीमे कंपन होने लगे, यानी कि दूर दूर होने लगेंगे, कुछ समय अंतराल अब कम लगेगा ना, तो क्या होने लगेगा? विरलन होने लगेगा। समझ गए? नोट कर लो। और ये होगी तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है। तरंग संचरण की दिशा क्या है? ये तरंग संचरण की दिशा है। नोट हो गया? ऊपर वाला रफ कर दें। हाँ, 9th क्लास में आया कौन कौन नहीं है? समर तो नहीं आ रहे हैं, वो छुट्टी पे गए, मैं लंबे टूर पे गए हैं ना। विशाल तो शायद गाँव गए हैं। भेज दिया गाँव सूर्यांश विशाल को। अब हम लोग पढ़ेंगे आयाम। अबे कहाँ? अबे तो आया। कब आए तुम? बस थोड़ा। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड।
वीडियो से ही देख लेना, फोटो खींच के क्या करोगे, तुम तो आए हुए हो ना। देखो, किसी तरंग द्वारा आयाम है, ये आराम नहीं है, ठीक है। जो घर पे करते हो वो रेस्ट वाला नहीं है, ये आयाम है, समझ गए। एम्पलीट्यूड इसे बोलते हैं इंग्लिश में। व्यायाम ना कह देना, ठीक। आयाम है, क्या है, आयाम। कि तरंग द्वारा समय के स्थिति के समय एक और के समय नहीं, शाम में होगा, शाम में। शाम स्थिति के किसी एक और के अधिकतम विस्थापन को, अधिकतम एनवीएस वाले तो पढ़ चुके होंगे 9th में, आयाम पढ़ा है तुम लोगों ने। बताओ क्या होता है, बताओ। किसी तरंग द्वारा समय साम्य स्थिति के किसी एक और के अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं, को ही आयाम कहा जाता है। इसे डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल ए से। विस्थापन, है विस्थापन एक दूरी होती है, पढ़ा होगा मोशन में सभी ने। किसी प्रारंभिक बिंदु के और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एक बताया था, याद होगा सबको। लिखो आगे, इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। डिनोट, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, कौन बताएगा। विस्थापन का मात्रक मीटर। त्वरण नहीं पूछ रहे हैं, विस्थापन पूछ रहे हैं। विस्थापन एक दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा, मात्रक। डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का सेम रहता है, क्योंकि विस्थापन एक दूरी है, मात्रक मीटर होगा। तुम लोग इतनी जल्दी कंफ्यूज क्या हो जाते हो। आवृत्ति की परिभाषा लिख लो, बस फिर खत्म। तो आयाम की परिभाषा क्या बताओगे जब पूछी जाए, आयाम की परिभाषा। जैसे कि ये चित्र बनता है जो फिगर तरंग वाला, ठीक है। ये तरंग संचरण की दिशा होती है, तरंग संचरण की दिशा यही तो होती है, ठीक। इसमें जो कंपन हो रहे होते हैं, जब कोई कंपन कर रहा होता कण, ठीक है, तो ऐसे ही तो होते हैं। कह रहा है, देखो, किसी तरंग द्वारा साम्य स्थिति किसी एक और के अधिकतम विस्थापन को किसी एक और के, ठीक है, किसी एक और दिशा के, जैसे कि ये वाली दिशा मान लो, ये दिशा मान ली, तो इसका अधिकतम विस्थापन क्या हो जाएगा, यही तो होगा अधिकतम विस्थापन।
तो यही हो जाएगा, यही होता है आयाम। समझ गए? समझ गए? समझ में आया? बना लो चित्र भी। एक डेफिनेशन और लिख लो, बस खत्म। आवृत्ति लिख लो। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। बताएगा कोई? आदर्श बताओगे फ्रीक्वेंसी की परिभाषा? हाँ। एक सेकंड में कणों की संख्या को आवृत्ति से। हाँ सही है, चक्करों की संख्या होती है, कणों की संख्या नहीं होती, चक्करों की संख्या। हाँ। किसी तरंग द्वारा, देखो, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या को ही आवृत्ति कहलाती है। इसे डिनोट किससे करते हैं? एफ से। इसे डिनोट करेंगे एफ से, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। डिनोट यानी कि प्रदर्शित करते हैं। मेरी डेफिनेशन सभी को कल याद होनी चाहिए, हम सुनेंगे। इसका मात्रक लिख लो। मात्रक क्या होगा? आदर्श बताया था, हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है। इसे किससे लिखते हैं? एच जेड। ठीक। और ऐसे भी होता है, एक प्रति सेकंड लिखा मिलेगा तुम्हें, और ऐसे भी लिखा मिलेगा सेकंड इनवर्स। 9th वाले तो इसका मतलब समझते ही होंगे। समझते हो सेकंड इनवर्स कैसे हो जाता है? पता है ना, जैसे कि ये वाला होता है मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे होता है। जब ये वाला पर वाला चिन्ह ना लगाया जाए तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड, ऐसे हो जाता है, ऐसे लिखा मिलता है, तो यही हो जाता है। समझ गए? इनवर्स हो जाता है। एक टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख लो। आवर्त काल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। किसी तरंग द्वारा एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। इसे किससे डिनोट करेंगे? टी से। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। डिनोट यानी प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? टाइम का मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है टाइम की? क्या होती है बताओ? हाँ तो इतना वो काहे हो रहे हैं? सेकंड ही होगा।
टाइम को हमेशा सेकंड में ही मेजर करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब आपकी नेक्स्ट क्लास डायरेक्ट इनडायरेक्ट की है, जो कि आपके असुर सर पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना लर्न करके आना, सभी सुनेंगे हम।